हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं अमित द्विवेदी। हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसका आज है अध्याय 3। इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक का नाम आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, उसका उद्गार कैसे होता है, उसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे भूकंप, इस भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के बारे में जानकारी यहाँ से लेने वाले हैं। और हिम नदियाँ हो गई, पवन कैसे चलते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। तो हमारे पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के कितने लेयर होते हैं, जैसे कि भूपर्पटी हो गया, फिर मेंटल होता है, फिर क्रूड होता है। तो वो डिटेल में मैंने बताया था कि हर पार्ट में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो वो चैप्टर आप जरूर देखिए। तो क्या जो स्थल मंडल यानी भूपर्पटी का जो भाग है, वो कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो इन प्लेटों को क्या कहा जाता है? स्थल मंडलीय प्लेट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। तो क्या होता है? पृथ्वी के नीचे जो भी मैग्मा पाया जाता है, भूपर्पटी के नीचे क्या होता है? मैग्मा के ऊपर ये तैर रही होती है। तो मैग्मा में गति होती है। जब मैग्मा इधर से उधर चलता है तो ये भूपर्पटी यानी ऊपर की परत भी उसी के साथ चलती हुई दिखाई, तो उसके साथ ये भी चलती है। लेकिन इसकी गति क्या होती है? बहुत धीमी होती है, यानी कि ये मिलीमीटर में इसकी गति होती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया, पहले इसको समझ लेते हैं। रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। तो क्या कि ये एक रंगीन कागज़ की छोटी सी आप गोली बना लीजिए, उसको गोल टाइप का एक गोली बस्सी बना लीजिए। उसको क्या कीजिए? जल में डाल दीजिए बीकर के अंदर। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म कीजिए। तो बीकर को क्या करते हैं आप? किसी भी चूल्हे में रखकर उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति कराता है। तो क्या होता है? जब ये गर्म, जहाँ पे गर्म जल जाता है वहाँ पे गोली क्या करती है? उसके साथ ऊपर उठती है, और जहाँ पे उसकी अपेक्षा ठंडा जल रहता है वहाँ पे गोली नीचे आती है। तो यही सेम कार्य करता है मैग्मा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आगे पढ़ते हैं। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ये समझा कि मैग्मा किस तरह से काम करता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी वर्तन होता है। तो प्लेट की ये जो गति होती है, इधर से उधर चलती है, भले ही ये मिलीमीटर में चलती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो क्या है? पृथ्वी की गति को कई बलों के आधार पर विभाजित किया गया। पृथ्वी की गतियाँ कई तरीके की होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो पृथ्वी पर कितने तरह के बल कार्य करते हैं? कुछ तो अंदर ही बल, कुछ बल ऐसे हैं जो कि पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, उसको अंतर्जनित बल बोला जाता है। और जो पृथ्वी के बाहर यानी सतह पर कार्य करते हैं उसको बहिर्जनित बल बोला जाता है। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो काफ़ी धीमी गति जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो जो अंतर्जनिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हानियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, अचानक होने वाली घटना। यहाँ पे देखिए पृथ्वी की गतियाँ दी गई हैं। अंतर्जनिक बल यानी कि अंदर वाले बल से, और बहिर्जनित बल यानी कि बाहर वाले बल से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो अंतर्जनित बल से क्या होता है? एक आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल लगता है। तो आकस्मिक बल के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, ये सभी आकस्मिक बल के अंतर्गत यानी अचानक होते हैं। फिर पटल विरूपण जैसे कि पर्वत निर्माणकारी बल। तो पटल विरूपण का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे काम करता है। जैसे कि हिमालय पर्वत में अभी भी क्या हो, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये कैसे हो रहा है? काफ़ी धीरे धीरे, मतलब काफ़ी धीमी इसमें गति हो रही है, धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? पटल विरूपण, यानी कि ये आकृति में ही विरूपण ला देता है। दूसरे प्रकार का बल है बहिर्जनित, यानी जो कि बाहर से काम करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? जैसे कि अपर्दन हो गया और निक्षेपण। तो पृथ्वी का क्या होता है? अपर्दन यानी कटाव होता है, और निक्षेपण यानी कहीं और जाकर जमा दिया जाता है। तो ये बल बाहरी बल है। जैसे कि नदी या फिर बहता हुआ जल ऐसे काम करती है। पवन ऐसे काम करती है, जैसे कि एक जगह की मिट्टी उड़ाकर दूसरी जगह ले जाना। ये एग्जाम्पल आप रेगिस्तान के इलाकों में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। समुद्री तरंगें हो गई, और हिम नदी यानी कि बर्फ़ भी जब पिघलती है या लैंडस्लाइड के फॉर्म में जब नीचे आती है तो वो भी क्या करती है? अपर्दन का काम करती है। अगले अध्याय में जब डिटेल से पढ़ेंगे या अगली कक्षाओं में, तो यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर
असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। तो स्थलमंडलीय प्लेट क्या होगा कि जिस स्थल में हम लोग रहे हैं सिर्फ वही बस प्लेट नहीं है, बल्कि समुद्र जिसके ऊपर स्थित है वो भी एक प्लेट ही होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, तो उप समुद्र के नीचे भी एक प्लेट पाई जाती। अब देखते हैं ज्वालामुखी, जिसको वोल्केनो बोला जाता है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो क्या होता है, ज्वालामुखी भूपर्पटी को तोड़ करके बाहर निकल के आता है, उससे लावा निकलता है। अगर आपने रियल में नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे वोल्केनो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपरी परत यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये भूपर्पटी है। पर्पटी के नीचे क्या है, मेंटल है, जहाँ पे ये लावा होता है। मैग्मा का यहाँ पे कोस्ट दिखाई देगा, या कोस्ट बोला जाता है। यहाँ से लावा निकलता है, ये पाइप के माध्यम से ऊपर तक पहुँचता है। तो यहाँ से क्या निकलता है, गैस निकलती है, राख। ये जो गड्ढा ऊपर सा बन जाता है इसको क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ये निकास बेंट हो गया, जैसे कि इधर साइड में मुड़कर इधर इधर से निकलने लगती है, और ये इस तरह से बहता हुआ यहाँ पे आप लावा देख सकते हैं। ये कुछ शब्द उत्पत्ति दी गई है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एंडो का मतलब होता है अंतः, एक्जो का मतलब होता है बाह्य, जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, एंडोजेनिक, यानी कि जो अंदर से उत्पन्न हुआ, एक्जोजेनिक यानी कि जो कि बाहर से उत्पन्न होता है। आगे पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो स्थलमंडलीय प्लेटें जो होती हैं तो जब गति करती हैं, किसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर जब गति करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो ये जो कंपन होता है किसकी वजह से होता है, भूकंप आता है प्लेट या टेक्टोनिक की वजह से, यानी प्लेट विवर्तनिकी में आप पढ़ते हैं कि ये भूकंप किस वजह से आता है, प्लेट के इधर से उधर चलने की वजह से। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि एपीसेंटर। अर्थक्वेक का एपीसेंटर वही होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो जो उद्गम केंद्र यानी कि एपीसेंटर जो होता है उसके निकटतम यानी कि आसपास के क्षेत्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। पता है जहाँ पे भूकंप आता है तो जहाँ से मेन वो उत्पन्न होता है उसको एपीसेंटर यानी कि उद्गम केंद्र बोला जाता है। उसके अलावा उसके आसपास क्या होता है, अधिकेंद्र बन जाता है। अधिकेंद्र इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे तो इस अधिकेंद्र के यानी कि यहाँ पे जो अधिकेंद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके अलावा जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका क्षेत्र यानी प्रभाव इसका कम हो जाता है। तो इसलिए दूर के क्षेत्रों में कम प्रभाव, पर यहाँ पास में काफ़ी ज़्यादा विनाशी भूकंप लाता है। तो भूकंप उत्पन्न कैसे होता है, जो प्लेटें होती हैं वो क्या करती हैं, जब लावा के ऊपर चलती हैं एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे भूकंप का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी क्या होता है, वो प्लेटों के मध्य से निकलकर ऊपर लावा निकल आता है, या फिर कभी कभी वो प्लेटों को ही फाड़ कर बाहर निकलता है, तो वो ज्वालामुखी का निर्माण करता है। एक बर्तन, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन होता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाया गया है कि जब भूकंप आता है तो कैसे आता है। यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र यानी एपीसेंटर कहलाता है। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होता है, फिर अधिकेंद्र बनता है। अधिकेंद्र उसके मतलब कुछ एरिया को कवर करता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विनेस होता है। ये देखिए प्लेट की सीमा यहाँ पे दी गई, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों की यहाँ पे ये सीमा दी गई है। यहीं पे ये दोनों आपस में टकराती हैं। एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट उधर जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पे टकराव हुआ जहाँ से भूकंप का निर्माण हो जाता है। क्या आप जानते हैं भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पी तरंगे होती हैं अथवा इनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है। आप पी तरंगे ही याद रखिए। एस तरंगे अथवा इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे बोला जाता है। एल को लव तरंगे भी बोला जाता है। एल तरंगे अथवा पृष्ठ अगली कक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे आपको तरंगों के अलग अलग गुण के बारे में भी देखने को मिलेगा कि पी तरंगे कितना नुकसान करती हैं, एस तरंगे कितना नुकसान करती हैं और एल तरंगे कितना नुकसान करती हैं। एल का मतलब क्या हो गया, लव। ये लव तरंगे जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, बहुत खतरनाक एल तरंगे होती हैं। आगे चलते हैं।
भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो जो अर्थक्वेक आता है उसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। अगर मान लीजिए इंसान जानते भी हैं तो इतना समय बचता नहीं है कि जानने के बाद किसी को इन्फॉर्म किया जा सके। तो जैसे आप देख सकते हैं जापान जो प्रशांत महासागर के एक किनारे पे स्थित है, जहाँ पे काफ़ी सारे भूकंप आते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अनुसार अपनी तैयारी करता है। उसके अनुसार वो उस तरह का घर का निर्माण अब कर रहा है, उस तरह की मतलब सिटी का निर्माण किया है, ताकि अगर भूकंप आए भी तो उससे ज़्यादा प्रभाव न पड़े। वहाँ पे डेली मतलब कुछ ना कुछ भूकंप डेली हर दिन आ ही जाते हैं। तो अगर इतने सारे भूकंप वहाँ पे हर दिन आ रहे हैं, इसके अलावा तो ये मतलब छोटे मोटे भूकंप वहाँ पे डेली आते रहते हैं। कभी कभी बहुत भयंकर भी भूकंप वहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यानी भूकंप की तैयारी पहले से की जा सकती है, उसके अनुसार उसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना। तो कहा जाता है कि सांप जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेज तरीके से वो पृथ्वी के कोई भी मतलब कंपन होता है उसको महसूस कर लेता है। इस वजह से वो क्या करता है, भूकंप को काफ़ी जल्दी प्रिडिक्ट कर सकता है। पर समस्या ये है कि उसको कोई पहचान ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हनुमान जी हैं, उनकी सवारी क्या है, चूहा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से चलता है। और हमारे हैं महादेव जी, इस समय सावन का महीना भी चल रहा है, तो महादेव जी की याद आ गई। तो महादेव जी की गले में कौन है, सांप है। तो देखिए गणेश जी मूस की सवारी क्यों करते हैं, क्योंकि वो हो गया ज़्यादा जाप वगैरह नहीं करते, मतलब वो ज़्यादा योग ध्यान नहीं करते। वो मान लीजिए कहीं बैठे हैं, भूकंप आ गया, तो चूहा भी क्या होता है, वो भी भूकंप के बारे में जान जाता है, तो वो भी उनको बता देता है, पर थोड़ा लेट बताता है। लेकिन वो होता यह है कि गणेश भगवान जब उसकी सवारी करते हैं तो काफ़ी स्पीड से वो भागता है, इसलिए वो थोड़ा लेट बता करके भी जल्दी से उनको अपने ऊपर बिठाकर भाग लेकर निकल जाता है। लेकिन शिव जी जो है भोलेनाथ हो योग करते हुए बैठे रहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन लगे रहते हैं। तो उनका जो सर्प होता है वो भूकंप को काफ़ी जल्दी प्रेडिक्ट कर लेता है। क्यों प्रेडिक्ट कर लेता है, क्योंकि भोलेनाथ तो योग में है, वो तो देखने आएंगे नहीं, तो सांप ही उनको बहुत पहले से प्रेडिक्ट करके उनको पहले से ही जगाने लगता है कि चलिए महादेव यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ये सिर्फ एक कहानी की तरह मैंने बताया था। इससे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही जान जाते हैं, जैसे कि कुत्ता भी होता है, तो वो भी क्या करता है, उसको भी पहले से जानकारी घर के मालिक को ये आगाह करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े वगैरह पकड़ कर उनको खींचकर बाहर ले जाने की भी कोशिश किया, कई बार ये कुत्ता करते हैं। इसके अलावा मछलियाँ भी क्या करती हैं, पानी में जो होती हैं वो भी अजीब तरह का व्यवहार करने लगती हैं। तो इससे लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि हाँ कुछ न कुछ प्राकृतिक विपदा यानी कि भूकंप जैसी समस्या आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया। 100% प्रेडिक्शन कर पाना किसी के लिए मतलब मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है। हाँ ये जानवर कर पाते हैं, पर उन जानवरों से जानकारी इंसानों तक कैसे पहुँची ये भी एक समस्या है, क्योंकि कोई सर्प अगर जान गया तो हमको बताने आएगा नहीं, समस्या ये है। यहाँ पे देखते हैं गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। तो गुजरात के कच्छ में भी भूकंप आया था, उसकी जानकारी शायद आपको होगी, नहीं तो आप न्यूज़ पेपर में या न्यूज़ में आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पर भी जब भूकंप आया था तो काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। आगे देखते हैं भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। भुज कहाँ है, गुजरात में। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। यानी इतने रिक्टर पे आ जाना भूकंप काफ़ी भीषण कहलाता है। आगे देखते हैं स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो जाने और शिक्षकों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। भुज में विनाशात्मक राहत। भूकंप के 3 दिन के बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दशाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात वहाँ के चिंताजनक हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या देखिए भूकंप आने की ये होती है कि भूकंप तो आता ही है, ये कुछ सेकंड के लिए आता है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि भूकंप जैसे ही समाप्त होता है तो वहाँ पे बारिश होने लगती है। यानी पहले तो ज़मीन मारती है, जैसे ही ज़मीन का प्रलय समाप्त होता है तो ऊपर से वर्षा के फार्म में आकर अलग से एक तरह का पता नहीं कैसा रिलेशन है इनके बीच कि जहाँ पे भी भूकंप आता है तो उसके बाद वहाँ पे अक्सर बारिश होती है। तो यानी पहले ज़मीन फिर आसमान से भी ये विनाशकारी चीज़ें वहाँ पे बरसती हैं। भुज की तबाही तो घोषणा, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। तो ये जब इस तरह की विपदा आ जाती है तो सिर्फ राज्य सरकार वहाँ पे काम नहीं कर सकती, वहाँ पे केंद्र सरकार का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिससे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 तक होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिसकी तीव्रता 5 तक हो जाती है वो थोड़ा तेज होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जिनकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये भूकंप लेखी इस तरह से होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगले कक्षा में पढ़ने के लिए डिटेल से मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 भूकंप लेखी का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक भूकंप आता है बीच में, तो इसके लिए 3
भूकंप लेखियों का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से इसका बीज का पता लगाया जाता है। क्योंकि जब ये तीनों पे जाकर डिटेक्ट होता है, तो तीनों के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि बीज इसका कहाँ पे है, यानी कहाँ पे इसका सेंटर है। तो इसको मापने के लिए 3 भूकंप लेखी का उपयोग होता है। आगे देखिए, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वास्तु स्थिति अध्ययन। इस घटना को आप पढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान ढूंढें, जैसे कि रसोई के काउंटर, यानी कि जो खाना बनाने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं काउंटर शहरों में ऊपर होता है, तो उसके नीचे आप छुप सकते हैं। मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने, यानी जहाँ पे पिलर का भाग होता है वहाँ पे आप छिप सकते हैं। दूर किससे रहें? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर के फ्रेम से दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो क्या होता है, एक अपक्षय होता है और एक अपर्दन होता है। ये 2 प्रक्रम है जो कि क्या करते हैं दोनों, ये दोनों पृथ्वी का विरूपण करते हैं। ये इन दोनों की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के आकार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब सेल के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो सेल जब टूटती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। यानी कि कोई भी सेल जब खुद से टूट रही है तब वो अपक्षय होती है। अपर्दन के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जल, पवन या फिर हिम का मतलब बर्फ। तो ये किसी न किसी माध्यम से होता है। जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल तथा अपर्दित पदार्थ को, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, यानी वहाँ पर ले जाकर इसको जमा दिया जाता है। क्षेपण, ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि इसी अपर्दन और निक्षेपण की वजह से पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का यहाँ पे निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। जलप्रपात आपने भी कोई ना कोई देखा होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे का सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। अपने भारत देश में भी कई सारे जलप्रपात के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे यहाँ पे हम मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी उपक्रम क्या है, एक अपक्षय और एक अपर्दन होते हैं। अब देखते हैं आगे नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। यानी क्या करती हैं नदियाँ, जमीन का कटाव करती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से नदी अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी से में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऊंचाई से जल आता हुआ अचानक नीचे गिरता है तो क्या करती है, यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होता है। कठोर सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कठोर सेल, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल, यानी कि नीचे जो है वो जल की शक्ति द्वारा काटे गए सेल ही हैं एक तरह से। यहाँ पे आप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। तो विसर्प क्या होते हैं, नदी जब इस तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो ये क्या बनाती है, सभी विसर्प कहलाते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्प इस तरह से बने हुए हैं। तो जब नदियाँ चलती हैं तो एक तरफ ये कटाव करती हैं और एक तरफ इसको डिपॉजिट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी का प्रभाव, इधर से मान लीजिए अगर पानी चल रहा है तो इधर ये ज़्यादा अगर फोर्स लगा रहा है तो इधर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इधर कटाव होगा, और इसके अपोजिट साइड इधर क्या होगा, यहाँ पे जमाव होता है। ये एग्जाम्पल आप उधर से नदी को चलाकर या इधर से चलाकर देख सकते हैं। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि नदी इस तरह से चल रही थी, यहाँ से जा रही थी, तो यहाँ पे जमाव इतना ज़्यादा हो गया कि ये अलग से ही भाग बन के रह जाता है और नदी इधर से नया रास्ता बनाकर निकलने लगती है। अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो नदियों से बाढ़ अक्सर आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती। तो जब बाढ़ आती है तो नदियाँ वहाँ पे ले जाकर महीन मिट्टी ले जाकर वहाँ पे क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं, उनको डिपॉजिट कर देती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अपने साथ बहुत सारा
बालू मिट्टी बहा के ले जाती हैं। तो जैसे जैसे जो समुद्र के पास पहुंचती हैं तो उनकी बहाव की गति धीरे हो जाती है। इसी वजह से फिर क्या होता है, वो एक पार्ट की जगह पे मान लीजिए इस तरह से बह रही, तो समुद्र में पहुंचते पहुंचते वो कई पार्ट में इस तरह से विभाजित होकर फिर वो समुद्र पर मिलती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, चाप झील का निर्माण इस तरह से हो जाता है। ये बाढ़ का मैदान होता है, यानी नदी के आसपास के जो भी मैदान है, ये तटबंध होता है जिसके बाहर जब नदी बहती है तो बाढ़ आती है। विसर्प इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं। बाढ़ के मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नदियाँ कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो क्या होता है, नदियाँ जब समुद्र में पहुँचने वाली होती हैं तो उससे पहले कई सारे भागों में वो विभाजित हो जाती हैं। इसको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी, यहाँ पे नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। तो जो उसके साथ मलबे आते हैं उसको आगे बहा कर ले जाने में वो सक्षम नहीं होती, तो उसको क्या करती है, वहीं पे डिपॉजिट करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अपसादों के संग्रह को से डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा किस तरह से निर्माण हो, डेल्टा का निर्माण कहाँ पे होता है, ये नदी पे नदी जहाँ पे समाप्त होने वाली, यानी कि समुद्र में पहुँचने से पहले, जैसे नदी की मुख्य धारा है मान लीजिए, तो इसलिए क्या गई है कि उसको आगे बहा के नहीं ले जा सकती, इसलिए वो यहीं पे उसको आसपास यहाँ पे वो डिपॉजिट करने लगती है। और नदी का जल कई भागों में बट करके इस तरह से बहने लगता है और जाकर समुद्र में मिलता है। तो ये जो बट के जाता है इसको क्या बोला जाता है, इसको वितरिका बोला जाता है। जो इसमें देखिए, मान लीजिए कोई नदी चल रही है, इसमें कोई और नदी पानी लेके पहुँच रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरी, यानी कि इसको सहायिका बोला जाता है। फिर लास्ट में जब समुद्र में मिलती है तो उससे पहले क्या होता है, कई भागों में विभाजित हो जाती है, यानी इसके पानी को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ये डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है, जिसको वितरिका हिंदी में कहते हैं। तो ये याद। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसमें कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। तो नदियों के बारे में यहाँ पे हमने देखा कि नदियाँ क्या होती हैं, उनके द्वारा किन किन आकृतियों का निर्माण होता है, उसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायिका क्या होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर वितरिका क्या होती है, डेल्टा का निर्माण कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य, यानी कि समुद्री तरंग किस तरह से कार्य करती है स्थलमंडल के निर्माण या उसके विघटन में। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो जब समुद्री तरंगें क्या करती हैं, अपर्दन या निक्षेपण करती हैं, तो इससे क्या होता है, तट में जो होते हैं वो वहाँ पे स्थलकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्री गुफा, एक मान लीजिए कोई चट्टान है, यहाँ पे जल बार बार जाकर इस टकराता है, तो यहाँ पे गुफा का निर्माण हो जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इससे तटीय मेहराव बनते हैं। तो मेहराव किस तरह का होता है, इस तरह का यहाँ पे मेहराव का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्थर इधर से उधर कट के आर पार हो गया, तो ऊपर का सिर्फ यहाँ पे छत बचा है, यही क्या होता है, तटीय मेहराव कहलाता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब बहुत सारा अपर्दन होता है तो छत को भी तोड़ देता है। केवल यहाँ पे दीवारें बसती हैं अगल बगल की। दीवार जैसी इन आकृति को स्टेक कहा जाता है। यहाँ पे आप स्टेक देख सकते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण कर देती हैं। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। समुद्री गुफा हो गया, तटीय मेहराब, और यहाँ समुद्र फिर क्या होता है, समुद्र के जल के ऊपर लगभग एक ऊर्ध्वाधर उठा हुआ पत्थर या चट्टान होता है, उसको समुद्र भृग कहते हैं। तो ये आकृतियाँ आप याद रख सकते हैं जो कि समुद्र के माध्यम से बनती हैं। अब देखते हैं कि हिमनद के कारण, जो हिमनद होते हैं वो किस तरह की आकृतियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप हिमनद देख सकते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं, और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। उसमें मिट्टी या फिर पत्थरों के टुकड़ों के साथ ये बहती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन का अपर्दन होता है, क्योंकि वो ज़मीन से टकरा करके उसको वहाँ से उखाड़ देते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। तो क्या होता है, हिमनद कई तरह के गर्त का निर्माण करती है। गर्त का मतलब गड्ढा निर्माण कर देती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने पर इन गर्त में क्या होता है, पानी यहाँ पे आकर के भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। उससे क्या किसका निर्माण होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ पे हिमनद के भी देख लिया। अब यहाँ पे लास्ट देखते हैं कि पवन किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पे आप बालू के टिब्बे आप देख पा रहे होंगे, यानी किस तरह से टिब्बे बने हुए हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? अगर आप राजस्थान के हैं तो उधर जैसलमेर वगैरह में अगर आप
रहते होंगे तो आपने तो देखा ही होगा। उसके अलावा भी कई लोग क्या करते हैं, घूमने जाते ही रहते हैं। तो रेगिस्तान आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा आपने किताबों में या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। बालू टिप्पे के कुछ चित्र एकत्र करने का आप प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में क्या होता है, पवन अपर्दन एवं विक्षेपण का मुख्य कार्य करती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहा जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती जाती है। तो क्या होता है, इस तरीके का मान लीजिए, तो क्या होता है छत्रक में इस तरीके का यहाँ पे निर्माण होता है। यहाँ नीचे पतला होता है, यहाँ पे ऊपर इस तरह का ये फॉर्म बना दिया जाता है। तो क्या होता है, ऊपर ये कम कटाव करता है, यहाँ नीचे का सब कुछ हवा उड़ा के ले जाती है बालू। तो इसी को बोला जाता है छत्रक सेल। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। इसको बालू टिक्का कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन में क्या है, सबसे ज़्यादा लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ से इसकी आकृति याद रखिए, क्या होते हैं, छत्रक सेल का निर्माण होता है। बालू हमने देखा कि जल के माध्यम से किस तरह से अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। फिर हमने देखा कि पर्वतों यानी बर्फ हिम नदियों के माध्यम से किस तरह से होता है। फिर हमने देखा कि पवन के माध्यम से किस तरह से होता है। और ये तीनों तरीके अलग अलग स्थानों पे काम करते हैं। जैसे कि पवन कहाँ पे काम करती है, ये रेगिस्तान में काम करती है। हिमनद कहाँ पे काम करती है, ये पहाड़ों पे काम करती है। और जो नदियाँ होती हैं ये मैदानों में काम करती हैं। तो ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में आकृतियों का निर्माण करते हैं, कटाव करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि भूकंप एक 3 तरंगे होती है। एक पी तरंग होती है, एक एस तरंग होती है और एक एल तरंग होती है, जिसको लब तरंग आप बोल सकते हैं। फिर हमने ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे देखा कि ज्वालामुखी क्या। तो देखिए, जब आप यहीं से पढ़ेंगे, आपका बेसिक यहीं से जब क्लियर रहेगा, तभी अगली कक्षाओं में आप इसको काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे आपको समझने में समस्या होगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेसन।